Manis Rahman Kalado, my YouTube channel GK. GK means General Knowledge. Steady Anis Rahman. So today I bring new video on British imperialism Indo-Pak. Watch this video and like, subscribes and share. Please, I hope you will like this video and get the more knowledge. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर है और इंडो पाक हिस्ट्री का टॉपिक है ब्रिटिश इंपीरियलिज़म या ब्रिटिश राज या ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मैं सबसे पहले इस लेक्चर का आगाज़ करने से पहले यानी कि इस लेक्चर की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन दे दूं। वो ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन क्या है? ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया हुआ है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना हुआ तो काइंडली आप उस लेक्चर को सुने तो आपको एक रिदम समझ आएगा इसको समझने के लिए। तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा इसके नीचे, आप उसको भी सुन सकते हैं। ये उसका बी पार्ट है, यानी कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें सबसे पहले ओरिजिन और ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुई है, फिर ब्रिटिश राज है, ये ब्रिटिश इंपीरियलिज़म है। उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे मुग़ल डिक्लाइन की वजह क्या थी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। ये बारी बारी 4 लेक्चर हैं हमारे इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो बुनियाद रखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो बंगाल में रखी थी। बंगाल से ही फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे चले थे। तो बंगाल में बुनियाद जिस शख्सियत ने रखी थी वो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो शख्स आए सामने और जिन्होंने मज़ीद इस एम्पायर को स्ट्रेंथन किया और अपनी फतूहात को बढ़ाया, उसमें जो नुमायाँ लोग थे, एक उनमें वारन हेस्टिंग था, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ले थे। इन 3 जनरल्स ने मिलकर, तीनों गवर्नर जनरल ने मिलकर बर्र-ए-सगीर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के पाँव मज़ीद मजबूत किए। अब हम बारी बारी इनको स्टडी करते हैं। ये वारन हेस्टिंग कौन है? वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1771 से 85 तक। अच्छा, इसके बारे में 2 इन्फॉर्मेशन है। एक जगह पर मैंने पढ़ा है 1772 भी है, एक जगह पर 71 है, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर 71 लग रहा था, इस वजह से मैंने 71 को पिक किया। अच्छा, ये इसको क्यों लगाया गया था इस जनरल को और क्या वजूहात थी? जिस वक्त बंगाल कैप्चर हो चुका था मुकम्मल तौर पर, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कैप्चर कर लिया था बैटल ऑफ पलासी में और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में 1764 के अंदर। उसके बाद फिर इन्होंने अपने सिस्टम को मज़ीद मजबूत करना शुरू किया। तो 1769 से ये 1769 से लेकर 70 तक, यानी कि 1769 से 70 तक बंगाल के अंदर फेमाइन आया था, कहत आया था, जिसमें बंगाल की हाफ पॉपुलेशन मर गई थी और वहाँ पर डिसऑर्डर हो गया था। इस डिसऑर्डर के बाद इसको लगाया गया था। इसको उस वक़्त गवर्नर जनरल नहीं लगाया गया था, ना ही गवर्नर जनरल का ओहदा उस वक़्त इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको जस्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लगाया गया था, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। इसने आते ही कौन कौन से काम शुरू किए थे? सबसे पहले ये शख्स बंगाल के अंदर स्टेबिलिटी लाया था। दूसरा काम इसने जो किया था वो था कि इंग्लिश लीगल सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया। तीसरा, इसने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को वहाँ पर बेहतर किया। चौथा, इसने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया। उसके बाद फिर इनकी जंग हुई टीपू सुल्तान के वालिद से, हैदर अली। मैं आपको थोड़ी सी मैसूर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये पूरा एक मैसूर का इलाका है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैसूर का इलाका इन्होंने कैसे फ़तह किया? मैसूर में रूलिंग कर रहे थे टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ख़ान। हैदर अली 2 तरह से इनके लिए थ्रेट थे। एक तो ये थ्रेट थे
कि ये पर्सनली ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं समझते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। दूसरा मसला ये था कि ये फ़्रेंच के औलाए थे। अच्छा, अब समझने की एक और चीज़ है कि मैसूर की अहमियत क्यों ज़्यादा थी ब्रिटिशर्स के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि मैसूर को अट्रैक्ट करती थी, या जिस वजह से ये भाग भाग कर मैसूर की तरफ जाते थे, वो कौन कौन सी चीज़ें थी। एक तो ये थी कि ये इलाका ट्रेड में बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, एक होती थी संदलवुड, दूसरी बीटल नट्स जिसको हम छालिया कहते हैं, तीसरी थी कार्डामोम, और चौथी सिल्क की प्रोडक्शन थी, और उसके बाद एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी यहाँ पर बेहतर हुई। इन तमाम चीज़ों की हिंदुस्तान से बाहर, बर सगीर से बाहर, ब्रिटिश के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत थी। तो एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस की वजूहात थी। उसके बाद यही शख्स आगे चलकर इनका गवर्नर जनरल बना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट में वो कैसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, गवर्नर जनरल का ओहदा कैसे था। अब इनकी फ़ाइट कैसे हुई 1780 के अंदर, इसके ज़ेरे निगरानी के अंदर, लॉर्ड वारन हेस्टिंग के निगरानी के अंदर टीपू सुल्तान के वालिद के साथ जंग हुई इनकी, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त हुई और इनके वालिद को फ़तेह हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो मराठास थे, मराठास ने पीस कर लिया इनके साथ, या ब्रिटिश ने इनके साथ मराठास के साथ अलायंस कर लिया। उसके बाद अब दो तरह से थ्रेट इनके लिए रह गया था, या तो इनके लिए टीपू सुल्तान थ्रेट था, यानी कि उसके वालिद थ्रेट थे, और या फिर फ्रेंच थ्रेट थे। तो टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली 1782 के अंदर वफ़ात हो गई थी। उससे पहले वो फ़्रेंच को अपनी मदद के लिए बुला रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई, तो फ़्रेंच उनकी मदद के लिए नहीं आया। फिर उसके बाद सिस्टम आगे चलता गया, वक्त गुज़रता गया, फिर एक न्यू जनरल आए, उन्होंने फिर इस सिस्टम को कैसे डील किया, और इसके दौरान जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने कैसे सिस्टम को मैनेज किया, वो हम नेक्स्ट में चल कर देखेंगे। मैं इसको अभी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इस जनरल के दौरान एक कानून पास हुआ, उसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसका कानून का मतलब ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट के सामने, यानी कि पार्लियामेंट के सामने वो जवाबदेह होगी। उसके बाद 1784 में कानून पास हुआ, उसको कहते थे पिट्स इंडिया एक्ट। ये विलियम पिट्स के नाम से था कानून, उसकी वजह से इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते थे। वो उस वक्त पार्लियामेंटेरियन था, उसी के नाम से ये कानून पास हुआ था। इस कानून का क्या मकसद क्या था, पास करवाने का क्या मकसद था? ये पास करवाने का मकसद ये था, या इसके दो काम थे। एक तो ये था कि जो गवर्नर जनरल का ओहदा था वो पहले नहीं था, जस्ट गवर्नर ही होता था मुख्तलिफ़ जगह पर। अब ये किया कि इन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा रॉयल अपॉइंटमेंट के साथ कर दिया कि उसको डायरेक्ट ब्रिटिश किंग या क्वीन इम्पोज करेगी या उसको डिप्लॉय करेगी। और उसके साथ साथ ये गवर्नर जनरल के ओहदे का मतलब ये था कि ये एक गवर्नर जनरल होगा, इसके नीचे मुख्तलिफ़ जगह पर गवर्नर लगाए जाएंगे। और फिर उसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल से में, और उसमें 6 आदमी हो गए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा निकाला था, फिर चांसलर ऑफ द एक्सचेकर का ओहदा निकाला था, और आहिस्ता आहिस्ता ये 2 कानून बने थे। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड आ गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या काम किया था? इसने आते ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले कंपनी को रीऑर्गेनाइज़ किया, और रीऑर्गेनाइज़ के साथ साथ फिर उसने नेक्स्ट क्या किया, इसने वहाँ के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई, क्योंकि तनख्वाहें कम थी, लोग अपना गुजारा करने के लिए फिर करप्शन करते थे, तो इसने फिर इस तरह करप्शन को रिड्यूस किया। उसके बाद करप्शन को रिड्यूस करने के बाद इसने एक और काम किया कि लॉ अबाइडिंग की जाए, इनकरप्टिबल ब्रिटिश रूल नाफिज किया जाए। ये इस तरफ काम को लेके गया। फिर ये समझता था कि इंडियंस लोग करप्ट हैं, पैसे के लालची हैं, सो इसने बड़ी बड़ी पोस्टों से मुराद ये कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट होती हैं उस पर उसने किसी इंडियंस को नहीं लगाया। उसने कहा जिस यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिशर्स लगेंगे, तो इसने ये काम किया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल था
वो 1797 से 1805 तक रहा है लॉर्ड वेलेस्ले ने सबसे अहम तरीन काम किया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद इसको ही रियल एम्पायर बिल्डर कहते हैं। इसने सबसे पहले आते ही जो काम किया वो ये था कि इसने मैपिंग करनी शुरू की कॉन्टिनेंट से। उससे पहले कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होती थी कि वो किसका कितना इलाका है, बस ये था कि ये बंगाल है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बंगाल कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसने आते ही सबसे पहले इलाके को मैप करना शुरू किया। ये इसकी सबसे बड़ी फतूहात में से एक फतूहात है। उसके बाद इसने 1803 में दिल्ली पर चढ़ाई की और इसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो वहाँ पर उस वक़्त के जो मुग़ल एम्परर थे उनका नाम था शाह आलम। इन्होंने शाह आलम को अपने कब्ज़े में लिया और शाह आलम को कब्ज़े में लेते ही इन्होंने दिल्ली पर अपना झंडा लगा दिया, अपना निज़ाम नाफज करने की बातें शुरू कर दी और मुग़ल को सिर्फ आगरा फोर्ट तक महदूद कर दिया। उसने कहा कि मुग़ल एम्परर का टाइटल आपके पास ही रहेगा, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ महदूद हैं तो रेड फोर्ट तक। उसके बाद इसने सब्सिडियरी अलायंस बनाया। सब्सिडियरी अलायंस का क्या मतलब है? ये अलायंस का मतलब है कि ब्रिटिश के अंदर सब्सिडियरी अलायंस से मुराद ये है कि जो लोकल रूलर्स हैं, राजा हैं या नवाब हैं, वो ब्रिटिशर्स के होते हुए अपना डिफेंस सिस्टम नहीं बनाएंगे, अपनी मिलिट्री नहीं बनाएंगे। वो ब्रिटिश से प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री लेंगे और उसके इवज़ वो उनको पे करेंगे, जैसे कि आज अमेरिका करता है। मैंने इसको बारहा दफ़ा बात बताया। आप देखें तो साउथ कोरिया के अंदर आपको मिलेगा इनका डिफेंस, जापान के अंदर अमेरिका मिलेगा, दुनिया में जगह जगह इनकी नेवी फैली हुई है। इनका ये काम था। और इसके नीचे सबसे पहले 1800 के अंदर हैदराबाद आया, उसके बाद 1801 में ओध का प्रोविंस आया, ठीक है जी। उसके बाद फिर 1802 में मरहट्टा के पेशवा इसके अंदर आए। उसके बाद इसकी एक और सबसे बड़ी फतूहात थी, वो थी मैसूर की कैप्चर। मैसूर की मैंने बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट छोड़ दी थी पीछे, अब उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो जिस वक़्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त होती है टीपू सुल्तान के वालिद के हाथों, और फिर टीपू सुल्तान इनके लिए कॉन्टिन्यूस थ्रेट बन जाते हैं अपने वालिद की वफ़ात के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले 1785 के अंदर उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा कॉन्स्टेंटिनोपल में, जिसको नाउ जो कि विच इज़ पार्ट ऑफ इस्तंबुल, जिसको आज हम इस्तंबुल कहते हैं। उसने वहाँ पर भेजा और ओटोमन एम्पायर को ख़बरदार किया कि ब्रिटिशर बड़ी तेज़ी से सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइज हैं, पावरफुल मिलिट्री के साथ हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में उसने उनको आगाह किया। फिर उसके बाद 1788 के अंदर इसने 45 एम्बेसडर्स इसने फ्रेंच के पास भेजे और उसमें इसने मिलिट्री की डिमांड की कि आप मुझे हेल्प करें। लेकिन उस वक्त लुइस 16 थे और साथ ही 1789 का ज़माना शुरू हो रहा था और 1789 में आपको पता है फ्रेंच में इनकलाब आ रहा था। अब उस इनकलाब की वजह से जो फ्रेंच का किंग था उसने मिलिट्री एड देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने फ्रेंच के एम्बेसडर को एक दूसरी तरह से एड दी। अब वो एड किस तरह से उसने दी? उसने जी उस एड में क्राफ्ट्समैन दिए, वेपन मेकर दिए, वॉच मेकर दिए, प्रिंटर्स दिए और 3 डॉक्टर्स दिए और 2 गार्डनर्स दिए। ये इसने एड दी। लेकिन 1799 के अंदर इसी जनरल की मौजूदगी में इन्होंने टीपू सुल्तान के कैपिटल श्रीरंगपट्टनम के अंदर हमला किया और टीपू सुल्तान को इन्होंने शहीद कर दिया और इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। आप देखें कि जिस वक्त इन्होंने बंगाल को कैप्चर किया है वहाँ पर भी इन्होंने मीर जाफ़र को रिश्वत दी थी। इसी यहाँ पर भी इन्होंने एक और मीर को रिश्वत दी और इन्होंने टीपू सुल्तान को मरवाया। उसने किले का दरवाज़ा बर वक्त नहीं खोला फ़ौजों के लिए और टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई और वो मारा गया। तो ये ब्रिटिशर ने मैसूर का इलाका अपने कंट्रोल में ऐसे लिया था। उसके बाद ब्रिटिशर ने पंजाब को कैसे कैप्चर किया, ये सबसे अहम चीज़ है। ये जब 1805 में, बल्कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जब 1805 में गया है, उस वक़्त ब्रिटिश के कंट्रोल में 3 इलाकों के अलावा या 3 प्रोविंसेस के अलावा तमाम बर्र सगीर
इनके कंट्रोल में आ चुका था। वो 3 इलाके कौन से थे? पंजाब, सिंध, राजपूताना। इसके अलावा तमाम हिंदुस्तान बरसगीर के तमाम हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। अब हमने देखना है कि इन्होंने पंजाब को कैसे कैप्चर किया। पंजाब की सिचुएशन ये थी, उस वक़्त एक रूलर उठे सिखों में से, सिख कम्युनिटी में से। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सबसे पहले 1790 के अंदर सिख लीडर राजा रंजीत सिंह थे, जिसको लाइन ऑफ द पंजाब भी कहा जाता है। ये गवर्नर बने इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिटी लाहौर के। वहाँ पर उन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेड को कंट्रोल किया, जिसमें साल्ट, ग्रेन और टेक्सटाइल थी, जो कि कश्मीर से आती थी। ये मैं आपको उसकी कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। ये वहाँ से आ रही थी कश्मीर से। और फिर इसने उसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता 40,000 लोगों की मिलिट्री को डेवलप किया और इसने ख़ुद को पंजाब का महाराजा डिक्लेयर कर दिया था। और पंजाब के महाराजा के बाद इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मज़ीद फतूहात को बढ़ाया। इसने जी एक इलाका है अमृतसर, जो कि बड़ा मुक़द्दस सेक्रेड सिटी है हमारे सिख कम्युनिटी के लिए। उसमें राजा रंजीत सिंह ने 1802 के अंदर इन्होंने इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद एक और नए गवर्नर जनरल नाफिज किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। उनका टेन्योर था जी 1807 से 1830 तक, यानी कि 1813 तक। इस दौरान इस जनरल ने क्या किया, इस जनरल ने 1809 के अंदर अपनी फ़ौजें भेजीं राजा रंजीत सिंह के पास। राजा रंजीत सिंह ने इन फ़ौजों से मुतासर हुआ तो उसने एक मुआहिदा किया, उसको कहते थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस मुआहिदे में क्या था? ये मुआहिदा बताता है विच स्टेटेड दैट सिख वुड हैव पावर ओनली एज़ फार ईस्ट एज़ द सतलुज रिवर, यानी कि सतलुज रिवर की ईस्ट तक, इससे ज़्यादा वो नहीं फैलेंगे। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर था। तो इनसे मुतासिर होकर ब्रिटिशर से इसने अपनी मिलिट्री को डेवलप किया फ्रेंच के पैटर्न पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैटर्न पर। तो इसी दौरान इसने अपनी आर्मी को 80,000 पर ले गया और 500 गन्स डेवलप कर ली। तो इसके दौरान इनकी डेवलपमेंट का इशू बन गया, यहाँ पर डेवलपमेंट रुक गई थी। उसके अलावा फिर 1820 के अंदर इसने मुल्तान, पेशावर और कश्मीर के इलाके को फतेह कर लिया था, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब समझने की एक और चीज़ है, इसके दौरान इसको एक ईस्ट इंडिया कंपनी का तो जो थ्रेट था ही था, यहाँ पर एक और इसको थ्रेट खड़ा हो गया था। वो सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। वो इसकी सिखों की जो फतूहात थी, या सिख जो कि अपनी पावर एक्सपेंशन बढ़ा रहे थे, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की थी जिसका नाम था जिहाद मूवमेंट। ये 1824 भी एक जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन 1825 भी है। 1825 से 1831 तक चलती रही और इन्होंने 1826 से 27 के करीब करीब इन्होंने पेशावर, अपने ये वाला इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इसके पास अब जो है वो ये 2 मुल्तान और कश्मीर और पंजाब रह गया था। ये इसने उनके कंट्रोल से वापस ले लिया था। तो इनकी सैयद अहमद शहीद बरेलवी की जो शहादत है वो 1831 में हुई थी और कश्मीर को फ़तेह करते ही हुई थी। और ये भी जो है ये भी शहादत किसी कहते हैं कि किसी ने इनकी मुखबरी की और वो सिखों के साथ शख्स मिल गया और उसने जो है ना वो इनको शहीद कर दिया। उसके बाद जब यहाँ तक काम पहुँचा तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ध्यान इधर से हट गया। उसका ध्यान जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से चले गया, अफ़गानिस्तान की तरफ। अब वो ध्यान अफ़गानिस्तान की तरफ क्यों चले गया? क्योंकि वहाँ पर सोवियत यूनियन यानी कि रशिया अपनी एक्सपेंशन को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रहा था। इनको ख़तरा था कि कहीं वो अफ़गानिस्तान और फिर इधर से आकर हमारे लिए मसला ना बन जाए। तो उस वक़्त जो गवर्नर जनरल आए थे उनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। ये 1836 से 1842 तक रहे हैं। 1832 के अंदर इस जनरल ने एक ट्रीटी की थी सिंध के अमीर के साथ। वो ट्रीटी क्या थी? वो ट्रीटी ये थी कि नो पर्सन शैल ब्रिंग एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ मिलिट्री स्टोर्स बाय द रिवर्स एंड रोड्स दैट नो आर्म्ड वेसल्स और बोट्स शैल कम बाय द सैड इंडस रिवर, यानी कि कोई भी शख्स कोई मिलिट्री स्टोर्स नहीं लाएगा यहाँ पर, चाहे वो रिवर के ज़रिए हो चाहे वो रोड के ज़रिए हो, यानी कि किसी किस्म की आप कोई मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं लाएंगे यहाँ पर। सिंपल वर्ड ये है इसके कहने का मतलब ये।
अच्छा, अब इन्होंने कैसे इसको रोका, कैसे पहली अफ़गान वॉर कैसे लड़ी गई उसको रोकने के लिए। तो इसको रोकने के लिए एक शख्स था, उसका नाम था शाह शुजा। ये अफ़गानिस्तान से भागकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था पंजाब में। पंजाब में राजा रंजीत सिंह ने इसकी जान बख्शी की। वो किसके इवज़ की थी? वो कोहिनूर हीरे के इवज़। जो कोहिनूर हीरा यहाँ से अफ़गानी ले गए थे और ये वहाँ से वापस लाया उस कोहिनूर हीरे को, और राजा रंजीत सिंह के पास चले गया वो हीरा, उसने बख्श दिया। अब क्या हुआ? अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जनरल थे, ये चाहते थे कि इसको वापस उसी पोजीशन पर लगाया जाए, वहाँ पर अफ़गानिस्तान में किंग बनाया जाए और रशिया की इन्वेंशन को रोका जाए या एक्सपेंशन को रोका जाए। सो इन्होंने ऐसे ही किया। अब इनके पास जाने के सिर्फ दो रास्ते थे। या तो ये जा सकते थे, मैं आपको यहाँ से स्लाइड से मैप से दिखा दूँ, या तो ये जाते पंजाब वाली साइड पेशावर से, ये जाते खैबर पास के ज़रिए, या ये जाते पंजाब से इधर सिंध यानी कि सखर से ये कोयटा और ये बोलान पास से फिर अफ़गानिस्तान जाते। इनके पास सिर्फ ये दो रास्ते थे। अब जिस वक्त इन्होंने पंजाब से जाने के लिए कोशिश की और राजा रंजीत सिंह से रिक्वेस्ट की, तो राजा रंजीत सिंह ने इनकार कर दिया। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था सिंध का। तो सिंध में इन्होंने एक ट्रीटी की थी अमीर के साथ 1832 में, जो जिसका मैंने जिक्र किया था, अभी आपको बताया था। इन्होंने उस ट्रीटी को तोड़ा और सिंध की तरफ से जाना शुरू किया और इन्होंने वहाँ जाकर कराची, हैदराबाद और सखर को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर वहाँ से होते हुए ये बोलान पास से अफ़गानिस्तान चले गए। अब जिस वक्त अफ़गानिस्तान गए हैं और अफ़गान वार शुरू हुई है, पहली अफ़गान वार था 1838 से 42 तक। पहली अफ़गान वार में स्टार्ट का काम तो बड़ा अच्छा था। इन्होंने जैसे ही वहाँ पर अपनी आर्मी लॉन्च की, इसकी आर्मी का नाम भी मैं आपको बता दूँ, इनकी आर्मी का नाम था आर्मी ऑफ द इंडस। जैसे इन्होंने लॉन्च की तो वहाँ पर जो दोस्त मोहम्मद था, शाह शुजा के जो अपोजिट आदमी था, वो वहाँ से छोड़कर चले गया। ठीक है जी। और उन्होंने शाह शुजा को दोबारा किंग बना दिया। इसके दौरान इन पर बहुत ज़्यादा हमले होने शुरू हुए, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का ये शिकार हो गई। आखिरकार जनवरी 1842 के अंदर 1842 में 4000 सिपाही थे, 12,000 दूसरे आदमी थे, वो मजबूर हो गए कि वहाँ से वापस हटे। तो ये खैबर पास से वापस आ रहे थे। सिर्फ एक शख्स ज़िंदा बचा था, उसका नाम था डॉक्टर ब्रैडन। ये वहाँ से बचा था, बाकी तमाम आर्मी इनकी जितने भी लोग थे सब मारे गए थे। उसके बाद अब इनके लिए क्या मसला है वो था, अब ये परेशान थे कि किसी तरीके से हम सिंध को और पंजाब को वापस अपने कंट्रोल में लें और तो ही हमारी इज़्ज़त बचती है। तो उसके लिए इन्होंने सिंध को कैसे कंट्रोल किया, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सिंध के उस वक़्त के जो अमीर थे, इन्होंने 1843 में 1843 में उनको फोर्स किया, मजबूर किया कि आप ब्रिटिश के अपना इलाका ब्रिटिश के हैंड ओवर कर दें और आप चाहे अमीर भी बने रहें लेकिन हमारा सिस्टम आप नाफिज़ कर दें, हमारा निज़ाम नाफिज़ कर दें। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चल रही है वुमेन के जो हकूक़ की है, जिस लेवल पर वो बातें कर रही हैं। मैंने 2 साल 3 साल पहले जब से मैंने चैनल बनाया है, मैं उस वक़्त से कौम को आगाह कर रहा हूँ कि भाई दुनिया में 2 तरह के निज़ाम होते हैं, एक मैन मेड होता है, गॉड मेड होता है। वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमने गॉड मेड निज़ाम एक्सेप्ट करना है, मैन मेड नहीं करना है। भाई अगर किसी को शौक़ हो, मैं ज़रूर कहता हूँ कि वो वेस्टर्न जाकर देखें। मेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने काम किया है, वहाँ पर ख़वातीन कुत्तों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही हैं। वहाँ पर उनकी कोई वो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ देखने से अच्छा लगता है, वहाँ पर फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है। वेस्ट हमारे या ज़ायनिस्ट जो एजेंडा है ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पेवस्त हो चुके हैं, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में पेवस्त हो चुके हैं, यानी कि टोटल इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम। एक चीज़ बची है और वो है सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली सिस्टम। इसको ये तबाह करना चाहते हैं। मैं वहाँ के मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि ऐसे ऐसे ये सिस्टम को लॉन्च करना जा रहे हैं। मैंने एक लेक्चर में इस्लामियात के बताया था कि जिसमें फ्री सेक्स चाहते हैं ये पाकिस्तान के अंदर, ये उसी तरफ मूवमेंट जा रही है और इसको चंद बैक कर रहे हैं। जिसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन सी ख़वातीन जो टॉप 3 लीडर हैं जो पाकिस्तान में इसको बैक कर रही हैं। उसमें रिहाम खान का नाम है, उसके अलावा मारवी सरमद है और गुल बुखारी है। ये तीनों ज़ायनिस्ट बैक लोग हैं, उनकी फंडिंग से ये चल रही हैं। बहरहाल खैर, मैं आई कम टू माई टॉपिक। अच्छा, उन्होंने इसको अमीर को फोर्स किया लेकिन अमीर जो है वो इस बात पर ना आया। उसमें फिर
चार्ल्स नेपियर इनके एक मिलिट्री मैन थे। इन्होंने इनके साथ हैदराबाद में फ़ाइट की और अमीर को शिकस्त दी और अपना फ़तेह का झंडा गाड़ दिया इन्होंने। और ये पहले शख्स थे जो कि सिंध के गवर्नर भी बने थे। इसने 2 काम किए, पुलिस रिफॉर्म लाया और कराची को एक मेजर पोर्ट बना दिया था इन्होंने। अच्छा, अब अगला काम क्या था? अगला काम था पंजाब की जानिब। इन्होंने पंजाब को अब कैसे फ़तेह किया, क्योंकि ये उधर से तो वापस आ चुके थे अफ़गानिस्तान से। सिंध इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, अब पंजाब का था। 1739 के अंदर 1739 में राजा रंजीत सिंह की डेथ होती है। तो उसके बाद उसका बेटा राजा दलीप सिंह आके बनता है। राजा दलीप सिंह जब आकर बनता है तो वो सिखों से थोड़ी सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉब्लम करता है। तो पहली सिख वॉर 1844 में हुई थी, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के मुताबिक जो इलाका बनता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ 32,000 अपने ट्रूप्स और 68 कैनन्स वहाँ पर बैंक ऑफ द रिवर सतलुज पर लगा दी थी उन्होंने। जैसे ही उन्होंने लगाई और इस शख्स ने इसकी ख़िलाफ़ वर्जी की, दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और दोनों के मिलाकर कोई 20,000 सिपाही मारे गए और ब्रिटिश ने लाहौर को कैप्चर कर लिया। उसके बाद जैसे लाहौर को कैप्चर किया और साथ साथ उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर लाहौर को करने के बाद पंजाब को और कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद हिंदू राजा गुलाब सिंह थे जम्मू के, उनको 8 मिलियन रुपीस में इन्होंने इलाका सेल कर दिया था अपना, यानी कि 80 लाख रुपए के करीब बनता है ये। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आए थे। ये 1848 से लेकर, यानी कि 1848 से लेकर ये 56 तक रहे हैं, ये यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने आते ही क्या काम किया? इन्होंने आते ही दोबारा देखा कि सिखों की दूसरी अपराइजिंग हो रही है और ये मुल्तान से हो रही थी 1849 के अंदर। बहरहाल इन्होंने उसको भी कुचल दिया गुजरात के अंदर और इन्होंने फिर एक ट्रीटी की थी जिसको ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं। उस ट्रीटी के अंदर ये था कि जो दलीप सिंह है सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके तक महदूद रहेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं, जैसे कि इन्होंने शाह आलम के साथ किया था 1803 में दिल्ली में। इसने आकर क्या काम किया था? एक तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया, फिर इसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स लाया था। सोशल रिफॉर्म्स में यह था कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए। उसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट के अलावा इसने काम किया था, कैनाल इरिगेशन स्कीम बनाई थी इसने। उसके अलावा इसने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था। ये तमाम काम इसके ज़माने में शुरू हुए थे। अब हमने देखना है कि ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स क्या लाए थे। देखिए, जिस वक्त हम इंपीरियलिज़म को स्टडी करते हैं, इंपीरियलिज़म में 2 चीज़ें होती हैं, अपनी पावर यानी कि लैंड की एक्सपेंशन कैसे बढ़ानी है और दूसरा आप अपना निज़ाम कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं या आपका निज़ाम क्या है। वो निज़ाम आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, एनीथिंग, कुछ भी है, आपका लीगल सिस्टम है, वो आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहला इन्होंने काम किया था वो था फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड। फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड से क्या मुराद है? किसी ज़माने में हिंदू यानी कि बुत परस्त लोग जो बच्चे छोटे छोटे पैदा होती थी, जिस पे ख़वातीन जो बच्चियाँ पैदा होती थी, इनको ज़िंदा कत्ल कर देते थे या इनको ज़िंदा ज़मीन में दफना देते थे। तो इसमें 1795 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ को इन्होंने मर्डर करार दिया। उसने कहा अगर कोई शख्स बच्ची को, छोटी को कत्ल करेगा या उसको ज़िंदा दफनाएगा, 1795 के अंदर उन्होंने कहा कि दैट वुड बी कंसीडर मर्डर, वो कत्ल तस्वर किया जाएगा। उसके बाद लॉर्ड हॉस्टिंग की क्या रिफॉर्म्स थी? ये दूसरे लॉर्ड है, ये वो वाले लॉर्ड नहीं हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। लॉर्ड हॉस्टिंग गवर्नर जनरल रहे हैं 1813 से 1823 तक। इन्होंने क्या रिफॉर्म्स लेकर आए थे? ये सबसे पहले तो इन्होंने एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को इनकरेज किया। दूसरा, इन्होंने सेटिंग अप कोर्ट किया विद इंडियन जजेस के साथ, यानी कि वेस्टर्न लीगल सिस्टम के मुताबिक जगह कोर्ट बनाए और जिसको इंडियन जज चला रहे थे। तीसरा, इसने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को श्री रामपुर बंगाल में एक सेंटर बनाया। वहाँ पर ये क्या करते थे कि जो ईसाईयत का निज़ाम था उसको नाफिज करते थे, यानी कि लोगों को ईसाईयत की तरफ लाने की कोशिश करते थे, कन्वर्ट भी करते थे लोगों को। ये काम इन्होंने कर रहे थे। और सबसे पहले अगर कोई शख्स
इस तरफ चला था, यानी कि जो आया था वो विलियम कैरे था। ये वहाँ पर एक पुअर शू मेकर था, और फिर जिस वक्त यहाँ पर आया इसने बाइबल को बंगाली, उड़िया में, मराठी में, हिंदी, आसाम, संस्कृत, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसने स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस करवाया बरसगीर के अंदर। उसके अलावा इसने सोशल रिफॉर्म्स भी की थी, और इसने सेविंग बैंक का सिस्टम भी ये दिया, जो कि मनी लैंडर्स जो लोगों को एक्स्ट्रा वो लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, उसकी बजाय इसने सेविंग बैंक का कॉन्सेप्ट दिया। फिर इसने यहाँ पर एक कंपेन चलाई कि बेटर ट्रीटमेंट वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, लेपर्स के लिए, ओल्ड पीपल के लिए, ये इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उसके बाद फिर एक न्यू गवर्नर जनरल आए, उनका नाम था सर विलियम बेंटिक। सर विलियम बेंटिक क्या करना चाह रहे थे? सर विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल रहे हैं जी 1828 से 1835 तक। इन्होंने आकर क्या सिस्टम किया है? इन्होंने एक हिंदू रस्म थी सती, इन्होंने इसको ख़त्म किया। सती रस्म ये होती है कि अगर मर्द मर जाता है, एक औरत का खामिद फौत हो जाता है, तो उसकी बीवी को ज़िंदा जला दिया जाता है। ये थर्ड क्लास निज़ाम था हिंदुज़म में। आप कभी कभी इंसान सोचता है तो उसकी जो है ना गूज बम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। बहरहाल ये लोग करते थे। तो फिर एक हिंदू शख्स थे, राम मोहन रॉय उनका नाम था, वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ मिलकर इस थर्ड क्लास सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे, और उन्होंने फोर्स किया बंगाल के अंदर कम से कम इसको ख़त्म किया जाए। फिर 1829 में सर विलियम बेंटिक ने इसको ख़त्म किया। उसके बाद ठग का भी एक सिस्टम था, यानी कि लूट मार करना। कुछ हिंदू लूट मार करते थे, किसके नाम के ऊपर? वो गॉडेस काली को, काली माता के देवी के इनकी जो मुकद्दस होगी हिंदुओं के नज़दीक, उसको ये लूट मार करते थे। उसके नाम के ऊपर लोगों को लूटना, लोगों का कत्ल कर देना, ये काम था। इस सिस्टम को भी ख़त्म किया गया। इसी दौर में ख़त्म हुआ था। इसको 1830 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था मुकम्मल तौर पर कर्नल स्लीमैन्स की कमांड के नीचे, जिसमें 2000 लोगों को उन्होंने सज़ाएँ दी। उसके बाद फिर इंग्लिश सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1835 के अंदर 1835 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़ुबान जुडिशरी की और लीगल सिस्टम की बना दी गई, लेकिन उससे पहले पर्शियन थी। जैसे ही इसको बनाया गया, मेन लैंग्वेज बन गई, ये रूलर के लिए भी बन गई, डिप्लोमेट्स के लिए भी बन गई, ऑफिशियल्स के लिए भी बन गई। दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी थिंकिंग कि आप अपना निज़ाम कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। उसके अलावा स्कूल, अब स्कूलिंग कैसे हुई थी? वेस्टर्न एजुकेशन किसने शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाई? ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? ये मंसूबा किसका था? वो थॉमस बेबिंगटन मैक्यूलाई एक शख्स था। वो ये बिलीव करता था कि यूरोपियन आइडियाज़ वर फार बेटर देन एनी थिंग्स दैट हैव इन इंडिया। तो इसने वहाँ की फिर क्लास को वेस्टर्न एजुकेशन को मुतारिफ़ करवाया था। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपना एजुकेशन सिस्टम लाएंगे तो फिर आपकी ही दुनिया बातें करेंगी। तो इसने वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, अपने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन सिस्टम आता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले रेलवे 1825 में सबसे पहले रेलवे का जो निज़ाम 1825 में इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पहली रेलवे जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। 53 में ये कम्युनिकेशन में, अच्छा ये 1853 में चली थी, और पहली ट्रेन बॉम्बे से थेन तक चली थी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? एक तो ये हुआ कि जी आप इजीली अपना रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपनी पोर्ट्स तक। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पूरी मुल्क में सेल कर सकते हैं। रेलवे ने हेल्प किया सिविल सर्वेंट्स को, बिजनेसमैन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उसके अलावा मिलिट्री को हेल्प किया। फेमाइन में आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, खुराक की ज़रूरत हो वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। 1856 तक 4000 माइल तक ये टेलीग्राफ सिस्टम को बिछा चुके थे, जिसमें कोलकाता, बॉम्बे, पेशावर एंड मद्रास ये थे। और विलियम एक शख्स थे, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया बरसगीर में, यानी कि कॉन्सेप्ट दिया 1839 के अंदर। जबकि उससे पहले अमेरिका के अंदर एक शख्स थे, उनका नाम था सैम्यूल मॉरिस।
वो भी अमेरिका में ये ईजाद कर चुके थे। बहरहाल फिर जब ये डलहौज़ी गवर्नर बने हैं 1848 से 1856 तक, तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा और उन्होंने कहा कि इसको 3 साल के अंदर अंदर जितना ज़्यादा हो सकता है फैलाया जाए। ये तमाम सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। और उसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं जो 1813 के अंदर 1813 के अंदर इनकी एक मोनोपली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो टूट गई थी। लेकिन उस मोनोपली में दो चीज़ें फिर भी उन्होंने अपने पास रखी थी, एक साल्ट, नमक और ओपियम। ये दोनों चीज़ें बेचते होते थे इधर चाइना को। तो चाइना से जो है ना ये चाइना का सिल्क और चाइना की चाय, टी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती होती थी उधर ब्रिटेन में। उससे ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे। उसके बाद इंडियन का रिस्पॉन्स कैसा था इसके ऊपर? इंडिया में 3 तरह के लोग सामने आए। एक तो वो ग्रुप था जो बिल्कुल तौर पर इसको रिजेक्ट कर रहा था, वेस्टर्न की हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहा था और वो अपनी पुरानी यादों को याद करते थे कि हमें वही निज़ाम मिल जाए। दूसरे किस्म के लोग कौन से थे? ये दूसरे किस्म के लोग थे, इन्होंने कुछ वेस्टर्न कल्चर लिया, कुछ अपना ईस्टर्न कल्चर लिया, उसको मिक्स करके अपने लिए बेटरमेंट तलाश करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पर ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया और जिसमें फिर आप ये देखें कि 1861 में आगे चलकर वो बखैर सिविल सर्विस का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी शुरू की इन्होंने। तो जिससे आप देखें कि राम मोहन राय भी मुतासिर हुआ था, ये कि हाई कास्ट हिंदू बंगाली था ये, इसने ही तो कंसेप्ट दिया था कि ये जो सती की रस्म ख़त्म की जाए। काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ था ये शख्स। उसके बाद फिर आखिर में ये एक प्रोवर्ब है जिसको कहते हैं पावर डिसाइड पीस। आप ये देखें कि आप कहें जी कि अमन से कुछ कर लें, अमन से कुछ भी नहीं होता। अब हमारा ही कॉन्सेप्ट आप देखें, कश्मीर का मसला कितने तरीके से चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है लेकिन नहीं सॉल्व हो रहा। दुनिया में जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं ना, ये पावर जो होती है यही डिसाइड करती है अमन क्या चीज़ होती है। आप ये देखें, इतने बड़े लेक्चर को पढ़ने का मतलब ही यही था कि आपको पता चले कि वो जहाँ पर कमज़ोरी फील करते थे पावर, वहीं पर अमन कायम कर देते थे वो। सो पावर ही अमन कायम करती होती है। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। लेक्चर इख्तिताम पर ज़ीरो हो गया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।